हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आवर। आज का हमारा विषय है हड़प्पा सभ्यता, जिस पे ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर दे दिया है। ये 5th लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इससे पहले मैंने क्या क्या करा दिया है। तो मैंने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर के बारे में बता दिया है, जीवन निर्वाह के तरीकों के बारे में बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता का किस तरीके का जीवन निर्वाह था। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र यानी किस तरीके का मोहनजोदड़ो का शहरी व्यवस्था था उसके बारे में मैंने समझा दिया है। नगर निर्माण योजना किस तरीके से उनका मोहनजोदड़ो का और हड़प्पा सभ्यता का जो नगर प्लानिंग, टाउन प्लानिंग जो पूरा था ग्रिड पद्धति में किस तरीके से बनाया गया था, ये पूरा मैंने समझा दिया है। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली कैसी थी इसको भी मैंने समझा दिया है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो के स्नानागार, जो विशाल स्नानागार हमें उससे प्राप्त हुआ है, उसके बारे में एक एक चीज़ मैंने डिटेल बता दी है सारी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से जो हमें अनागार मिले हैं, जो अनाज के कोठार मिले हैं, अनाज कैसे रखते थे, कहाँ रखते थे, इसके बारे में मैंने बता दिया है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन किस तरीके का वो रहन सहन था, इनकम का जरिया क्या था, ठीक है। इसके अलावा उनकी इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी थी, उद्योग धंधे क्या क्या करते थे, वो भी बता दिया मैंने। व्यापार किस तरीके का करते थे और किसके साथ करते थे ये भी बता दिया मैंने। इसके अलावा उनके धार्मिक जीवन कैसे थे ये भी मैंने समझा दिया है। तो ये ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने करा दिया है। आज जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था कैसा है, यानी उसके समाज के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा उसके हम लिपि के बारे में जानेंगे और उसके बाँट के बारे में जानेंगे। और हड़प्पा सभ्यता का अंत किस तरीके से हुआ, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है वो किस तरीके से हुआ है, उसका अवसान कैसे हुआ है, हम इसके बारे में भी आज जानेंगे। आज ये टॉपिक का लास्ट लेक्चर है, आज ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक व्यवस्था थी बहुत ही उम्दा थी। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्रों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता कालीन समाज संभव मात्र सत्तात्मक था। तो कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिली है, देखिए हम श्योर नहीं है यहाँ पे कि ये मातृ प्रधान था या पितृ प्रधान था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी मिली है जहाँ पे जैसे कि मातृ देवी की ये लोग पूजा करते थे, ठीक है। मोहरों पे अंकित कुछ हमें चित्र मिले हैं इस तरीके का, जो इस तरफ इशारा करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, यानी माता को वरीयता दिया जाता था। समाज की सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटा यूनिट जो था वो इकाई परिवार थी, यानी कि एक परिवार। और सिंधु सभ्यता 4 वर्गों में विभाजित थी, यानी कि सिंधु सभ्यता में किस तरीके के वर्ग के लोग मिलते थे कि किसी भी समाज को हम देखते हैं तो किसी ना किसी वर्ग में डिवाइड होता है, यानी किस टाइप के लोग होते हैं। जैसे आप वेस्टर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर आप देखते हो कि सामंतवादी व्यवस्था जब आप देखते हो, सामंत थे, लॉर्ड्स थे, नाइट्स थे, इस तरीके के लोग होते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोग किस तरीके के होते थे, कितने कैटेगरी में थे, 4 कैटेगरी में थे। और इन चारों के अलावा और कुछ भी नहीं था वहाँ पे, ठीक है। ये 4 ही हमें कैटेगरी देखने को मिलेगा। या तो वो लोग योद्धा थे, यानी युद्ध लड़ने का काम करते थे, या फिर वहाँ का जो व्यक्ति या तो पुरोहित में काम करता था, या तो योद्धा या तो पुरोहित, या फिर व्यापारी, व्यापार करने का काम करता था, या फिर मजदूर था। ये 4 ही कैटेगरी थे। इसके अलावा आपको कोई कैटेगरी वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो वो क्या थे, योद्धा, पुरोहित, व्यापारी और श्रमिक। लोग इन 4 किस्म के व्यवसाय को ही करते थे और 4 ही कैटेगरी के होते थे। इसके अलावा 5वां कोई कैटेगरी नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये लोग सूती का यानी कि कॉटन का भी इस्तेमाल करते थे और इसके अलावा ऊन के कपड़ों का भी इस्तेमाल करते थे। ये शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, यानी ये लोग वेजिटेरियन भी थे और मांस का सेवन भी करते थे। तो ये दोनों प्रकार का भोजन का प्रयोग करते थे, वेज नॉन वेज दोनों। स्त्रियां जो हुआ करती थी वो सौंदर्य पर काफ़ी ध्यान देती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्त्रियां थी वो सौंदर्य पर काफ़ी ध्यान देती थी। काजल के हमें साक्ष्य मिले हैं, ये लोग लगाया करते थे। लिपस्टिक के भी हमें साक्ष्य मिले सिंधु घाटी सभ्यता से। सोचिए जो आज हम इस्तेमाल करते हैं वो
काफ़ी साल पहले इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा हमें आईना भी मिला है और कंघी भी मिला है, ठीक है। आदि के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। इसका मतलब क्या था, इनको इन चीज़ों का ज्ञान था। जो हम आज जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं आज से कई साल पहले करते थे, सोचिए ये सभ्यता कितनी ज़्यादा डेवलप थी। यानी काजल, लिपस्टिक, आईना, कंघी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती थी यहाँ की महिलाएं। आभूषणों का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों ही करते थे। ऐसा नहीं था कि आभूषण सिर्फ स्त्रियां ही पहनती थी, पुरुष भी पहनते थे, दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। अब स्त्रियां क्या क्या पहनती थी, चूड़ियां पहनती थी स्त्रियां, कर्णफूल यानी कान में, हार पहनते थे जो कि गले में होता है, अंगूठी, मनके यानी मोती आदि, ये इनका प्रयोग करते थे। तो बेसिकली स्त्रियां इन चीज़ों का प्रयोग करती थी। पुरुष जो होते थे इनमें से कुछ जैसे गले वगैरह में पहनते थे, कान वगैरह में पहनते थे। हड़प्पाई लोग मनोरंजन कैसे करते थे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हड़प्पाई लोग के मनोरंजन के साधन क्या कहते हैं, वो चौपड़ खेलते थे, चौपड़ खेलते थे, पासा खेलते थे, डाइस, शिमार खेलते थे, मछली पकड़ने का काम करते थे। टाइम पास नहीं हुआ तो चलो मछली पकड़ने चले गए जी, मछली पकड़ लिया। पशु पक्षियों को लड़वाते थे आपस में, उनकी फाइट देखते थे। जैसे आज के टाइम पे आप लोग रेसलिंग, WWE, WWF देखते हो एंटरटेनमेंट के लिए, तो उस समय के लोगों के पास तो ऐसा कुछ था नहीं दंगल वंगल देखने का, तो वो क्या करते थे, जानवरों को लड़वाते थे और वो देखते थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। तो ये लोग क्या करते थे, धार्मिक जो उत्सव होते थे यानी जो त्यौहार होते थे और जो समारोह होते थे, इसको टाइम टू टाइम सेलिब्रेट करते रहते थे और बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करते थे अपने लेवल के हिसाब से। अमीर लोग जो थे वे सोने, चांदी, हाथी के दांत, ठीक है, इन सब का हार पहनते थे। और क्या क्या पहनते थे, कंगन, अंगूठी तथा कर्ण के आभूषण का प्रयोग करते थे। और जो गरीब लोग होते थे, भाई इतना कीमती धातु को तो अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग, ठीक है। और दूसरा क्या था कि सस्ता ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो गरीब लोग सीपियों की हड्डियों यानी शल्क का, तांबे तथा पत्थर आदि के बने आभूषणों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मृतकों का दाह संस्कार करते थे। मृतकों को जलाने और दफनाने दोनों प्रकार के अवशेष हमें मिले हैं। तो क्या करते हैं, मरे हुए लोगों को जलाते भी थे और दफनाते भी थे। तो दोनों किस्म का हमें एविडेंस हमें सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और बाट के बारे में कि उनकी लिपियाँ कैसी थी। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि इसको हम आधे ऐतिहासिक काल की कैटेगरी में रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। क्यों? क्योंकि लिखित एविडेंस तो मिला है लेकिन हम उसको अभी तक समझ नहीं पाए। तो प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह यहाँ के लोग ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था। तो जिस तरीके से मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जब आप पढ़ते तो वहाँ पे देखा था कि लोगों ने लेखन कला का विकास कर लिया, यानी लिखना सीख लिया था। और इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने भी लिखना सीख लिया था। हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना जो सबसे पुराना हमें मिला है, ठीक है, और जो पहला नमूना हमें पहली बार जब मिला था वो 1853 ईस्वी में मिला था हमें, और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई। परंतु हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर किया था कि अभी तक हम हड़प्पा की लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। हड़प्पा की लिपि वर्णमालीय, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है। तो देखिए वर्णमाला, जैसे कि हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को ले लेते हैं ABCD, जिसके अंदर स्वर और व्यंजन होते हैं। व्यंजन यानी कि जिसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, इसमें B, C, D ये सब आ जाते हैं, ठीक है। कुछ इसके अंदर वॉल्स होते हैं जिसको वॉवेल भी कहा जाता है, जो कि A, E, I, O, U है, जिसको हम हिंदी में स्वर कहते हैं और व्यंजन कहते हैं। अगर हिंदी की लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी के अंदर हमें अ, आ, इ, ई जो है ये स्वर कहलाता है और क, ख, ग, घ जो है वो व्यंजन कहलाता है। कोई भी व्यंजन स्वर के सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। जैसे हम क बोलते हैं तो क के अंदर ऑलरेडी अ का प्रोनाउंस है, की बोलते हैं तो की में ई का प्रोनाउंस होता है, तो व्यंजन के साथ स्वर इंक्लूड होते हैं, तो वो तो लगना ही लगना है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग इस तरीके का उनका लैंग्वेज नहीं था, उन्होंने स्वर और व्यंजन इतना दिमाग नहीं लगाया था। उनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी कि वो लोग क्या करते थे, इमेजेस बनाते थे पिक्चर्स के थ्रू। आगे जानते हैं, देखिए। तो स्वर और व्यंजन को दर्शाता है, जहाँ प्रत्येक एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक थी। बहुत सारे अधिक चिन्ह थे, हर एक चीज़ के लिए अलग सिंबल। लगभग 375 से 400 के बीच है। तो यहाँ पे जो हमें सिंबल मिले हैं वो इतना ज़्यादा है, 375 से 400 के बीच सिंबल्स है। जबकि इंग्लिश में देखो तो आपसे कितने होते हैं, 26, ठीक है। हिंदी के अंदर भी लिमिटेड है,
पर यहाँ पे 375 से 400 के बीच है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे लंबा अभिलेख इतिहासकारों को प्राप्त हुआ है उसमें 26 किस्म के हमें चिन्ह मिले हैं और ये चित्र के रूप में लिखा गया है। यानी किसी को मछली दिया 4 पीस तो 4 मछलियों के कांटे जैसा बना दिया 4। ठीक है, प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव अथवा वस्तु का सूचक है। तो हम श्योर नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं या तो किसी ध्वनि का हो सकता है, भाव का हो सकता है, या फिर वस्तु का सूचक हो सकता है। वस्तु जैसे मैंने बताया, मछली दिया तो मछली का डिजाइन बना दिया, नाव दिया बोट्स का डिजाइन बना दिया उन लोगों ने। ठीक है, इस प्रकार हड़प्पाई लिपि वर्णात्मक नहीं अपितु भाव चित्रात्मक है। तो हड़प्पा की जो लिपि है वो वर्णात्मक नहीं है, ठीक है, भाव चित्रात्मक है, यानी कि अल्फाबेटिकल नहीं है, वो इमोशंस पर आधारित है और चित्रों पर आधारित है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब हमें पता कैसे चलेगा दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? अगर आपने किसी कॉपी में लिखा होगा तो अपने कॉपी को आप ध्यान से देखिएगा, आप देखो अगर आप लेफ्टी मतलब लेफ्ट टू राइट लिखते हो, जैसे कि अगर आपने हिंदी में लिखा या फिर इंग्लिश में लिखा, तो हिंदी और इंग्लिश को हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो आप देखोगे लेफ्ट, जब आप लेफ्ट में शुरू करोगे तो वहाँ पे खुला खुला स्पेस होगा, यानी वहाँ पे हर वर्ड्स के बीच में गैप ज़्यादा होगा। यानी कुछ इस तरीके से हम देखते हैं कि ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, एक लिमिटेड स्पेस होगा, ठीक है, बराबर गैप होगा, लगभग ठीक ठाक होगा। लेकिन जब आपका स्पेस, मान लीजिए आपका कॉपी इतना बड़ा और स्पेस कम हो रहा है, तो आप फिर यहाँ पे क्या करोगे, चिपका के लिखना स्टार्ट करोगे, स्पेस कम हो जाएगा। यहाँ पे तो आप अच्छे से लिख रहे हो, लेकिन एंड में पहुँचते पहुँचते आपके स्पेस क्या होते, आप मैनेज करना स्टार्ट करते हो वर्ड्स को सिचुएशन देख करके। तो इसका मतलब क्या, अगर इस तरफ आप मैनेज कर रहे हो, यानी राइट साइड में आप मैनेज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट साइड से आपने लिखना स्टार्ट किया है। और अगर आप उर्दू लिखते हो जो कि राइट टू लेफ्ट है, ठीक है, तो आप अगर राइट साइड में खुला खुला लिख रहे हो, ठीक है, और लेफ्ट साइड में दबा के लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप लेफ्ट में मैनेज कर रहे हो। तो इससे पता चल रहा है कि आपने शुरू कहाँ से किया और ख़त्म कहाँ से किया। तो इसी चीज़ को इतिहासकार पकड़ते हुए बताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं और चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर एक संकुचित है, यानी कि कम स्पेस है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसान हो गया। जब उनको लिपि का ज्ञान हो गया तो निजी संपत्ति का जो लेखा जोखा है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, उनका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। क्योंकि भाई वर्बली तो आप भूल जाओगे, आप भी क्या करते हो, डायरी में नोट करके रखते हो। तो चीज़ों को अगर आप लिख करके रखोगे तो आप लंबे समय तक उसको, लॉन्ग टर्म तक आप उसको याद रख सकते हो, रिमेन कर सकते हो, और हिसाब किताब रखना भी आसान हो गया। तो इस चीज़ का हड़प्पा सभ्यता के लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेटेज मिला, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लिपि को जानने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा इससे सहायता मिला। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से खुदाइयों से विशाल संख्या में तौलने के बाट तथा माप के पैमाने मिले। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे जगह से जब खुदाई की गई तो वहाँ पे हमें तराजू मिले हैं तौलने के लिए। इसके अलावा बाट मिले हैं, बाट यानी बटखारा, जिसको रख करके हम चीज़ों को तौलते हैं। एक तरफ वस्तु को रखते हैं, दूसरी तरफ उस बाट को रखते हैं, जैसे 1 kg 2 kg 3 kg जो आज वर्तमान समय में हम यूज़ करते हैं तौलने के लिए। बाटों में छोटे तथा बड़े दोनों प्रकार के बाट हमें मिले, यानी छोटे बाट भी हमें मिले और बड़े साइज का भी बाट मिला है। बाटों के साइज से हम अंदाजा लगाते हैं कि कितना कीमती चीज़, छोटे से छोटे चीज़ों को भी बेचते होंगे और बड़े से बड़े चीज़ों को भी बेचते होंगे। जैसे अगर आप सुनार के शॉप पे जाओगे तो उसके पास बाट छोटे छोटे होंगे, लेकिन ये आप सब्जी वाले की दुकान पे जाओगे तो बड़ा बड़ा बाट होगा। कबाड़ी वाले के पास जाओगे तो इतना बड़ा बड़ा रखता है, ठीक है। आटे वाले के पास जाओगे जहाँ पे आटा पिसवाते हैं, वो 20-20 kg का बाट होता है, एक बड़ा सा ले जा करके रख देते हैं। तो बाटों का साइज चीज़ों की जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ज़्यादा वजन वाले के लिए बड़ा बाट रखना पड़ता है। तो हड़प्पा सभ्यता से भी हमें दोनों किस्म के बाट मिलते हैं, बड़े भी और छोटे भी। बाटों में छोटे तथा बड़े दोनों प्रकार के बाट मिले हैं। कुछ बाट इतने छोटे हैं कि संभवतः उनका प्रयोग सुनारों के द्वारा आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। इतने छोटे, भाई क्या बेचेगा उससे, कोई कीमती चीज़ ही बेचेगा। तो सुनार लोग यूज़ करते होंगे या तो आभूषण को तौलने के लिए या तो मोतियों को तौलने के लिए। बाट आकार में गोलाकार या घनाकार होता था। बाट गोल भी होता था और स्क्वायर शेप में भी होता था, और ये चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था। बाट किस पत्थर से बनाते थे? चर्ट नाम के पत्थर से बाट बनाया जाता था। ये पत्थर का नाम याद रखना, चर्ट नाम के पत्थर से बाट बनाए जाते थे। संभवतः व्यापार के लिए उन्हें माप तौल की आवश्यकता हुई होगी और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया नापने के लिए। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32। तो कहने का मतलब, अब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, आप किसी दुकान पे जाते हो, बाट रखा होता है उनके पास, यानी बटखारा रखा होता है,
1 kg का होता है, 2 kg का होता है, 3 kg का देखा आपने कभी? सीधा 5 kg का होता है, ठीक है, फिर 10 kg का होता है। तो इस तरीके से अब मुझे 7 kg लेना है तो सिंपल है जी, 5 kg का एक रख दो, एक 2 kg का रख दो, तो उसको मिला मिला करके हम हर साइज बना सकते हैं, हर वेट को हम मैनेज कर सकते हैं। तो इन्होंने भी यही आवश्यकता को समझते हुए हर साइज का बाट नहीं बनाया, 1 का, 2 का, 4 का, फिर सीधा 8 का बनाया, 16 का बनाया, बीच का कोई बनाना, उनका मिला करके बन ही जाएगा। ठीक, तो इत्यादि 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसरण भी करते थे। तो कुछ डेसिमल में भी कुछ बाट हमें मिले हैं जो बहुत पॉइंट यानी बहुत ज़्यादा छोटी से छोटी मात्रा की जो चीज़ें होती हैं, छोटी से छोटी जो चीज़ें होती है जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है, इन चीज़ों को बेचने के लिए शायद तौलने के लिए उसका इस्तेमाल करते होंगे। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारणों पर विद्वान एकमत नहीं है, यानी कि जितने भी विद्वान हैं उन लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है वो कोई एक रीजन से तो नहीं हुआ। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग प्रिडिक्शन है, अलग अलग इमेजिनेशन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन अवसान के पीछे विभिन्न तर्क दिए जाते हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि बर्बर आक्रमण यानी आक्रमण हुआ होगा और ये सभ्यता का अंत हो गया होगा। कुछ लोग मानते हैं जलवायु परिवर्तन एवं परिस्थितिकी असंतुलन यानी क्लाइमेट में चेंज आया होगा और पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव आ गया होगा, जिसके कारण वो लोग उस सिचुएशन के हिसाब से ढल नहीं पाए होंगे, या तो ख़त्म हो गए होंगे या तो वहाँ से कहीं और पलायन कर गए होंगे। कुछ लोगों का मानना है बाढ़ तथा भूतात्विक परिवर्तन हुआ होगा, बाढ़ आ गया होगा जिसके कारण वहाँ के लोगों को वहाँ से जाना पड़ा या डूब गए। या कुछ लोग मानते हैं महामारी आई होगी, जैसे अभी कोविड चल रहा है, पैंडमिक, तो जिस तरीके से कोविड से काफ़ी लोग मर रहे हैं उस तरीके से कोई महामारी आई होगी, उनके पास इलाज ना होने के कारण मर गए होंगे और कुछ लोग वहाँ से पलायन कर गए होंगे। कुछ लोग आर्थिक कारण भी बताते हैं, हो सकता है कि इकोनॉमिक रीज़न रहा हो, उत्पादन ना हो रहा हो, अकाल पड़ गया हो, सूखा पड़ गया हो, प्रोडक्शन ना होने के कारण वो वहाँ से शिफ्ट करके कहीं और मूव ऑन कर गए होंगे। कुछ लोग वनों की कटाई मानते हैं कि जंगल की कटाई कर देने से पर्यावरण क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया, डिसबैलेंस होने के कारण उन लोगों को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि नदियों का सूख जाना या मार्ग बदलने के कारण, कुछ लोग का कहना है कि नदियाँ सूख गई होगी तो भाई पानी तो उनको मिलेगा नहीं। अब कोई भी सभ्यता वहीं पनपती है जहाँ पर पानी मिलता है। हड़प्पा सभ्यता भी सिंधु नदी के आसपास ही पनपी थी क्योंकि वहाँ पे पानी था, बेसिक पानी तो चाहिए, तो पानी के लिए सभ्यता उसके आसपास ही घाटी इलाके में फैली। अब हम देखते हैं आज हमारे पास दिल्ली जल बोर्ड है या हमारे पास पानी का सप्लाई घर तक आ जाता है या बोरिंग है, हम उससे पानी कहीं पे भी मैनेज कर सकते हैं। वैसे इनको भी कुएं का ज्ञान तो था, पर कितना खोदेंगे, कभी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो इसलिए ये लोग क्या सूख गया होगा नदियाँ, ठीक है, नदी का लेवल डाउन होने से ग्राउंड वाटर लेवल भी डाउन हो जाता है, तो नदी का सूख जाना या नदी ने रास्ता बदल लिया और नदी कहीं और जगह से बहने लग गई हो, इस कारण से इन लोगों को यहाँ से मूव करके कहीं और जाना पड़ा। तो एक ये रीज़न भी मानते हैं। तो इतने सारे रीज़न है हमारे पास हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का, पर ऐसा लगता है कि इस सभ्यता का पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ। तो कई इतिहासकार मानते हैं कि कोई एक कारण से सभ्यता का अंत नहीं हुआ, हो सकता है इसमें से 2 कारण रहे होंगे या 3 कारण, कई कारण मिलजुल करके ऐसा हुआ होगा जो अलग अलग समय में या एक साथ होने की संभावना है। तो ऐसा माना जाता है कि ये शायद अलग अलग समय में या फिर एक साथ ये हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता आपका ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो मैं आगे अगले टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।